गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। तो एनिमल सेल उससे किस प्रकार से डिफरेंस है, और इसके बाद में मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस का वीडियो भी अलग से डालूंगा। अभी केवल अपन इस वीडियो में एनिमल सेल के मेन फीचर्स अपन देखेंगे इस डायग्राम्स की सहायता से, जो विगत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लस फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उन सारे क्वेश्चंस को अपन छूते हुए इसमें चलेंगे। तो मेन चीजों को अपन इसमें सार गर्भित जानकारियां इस टॉपिक के अंतर्गत अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जंतु कोशिका जो है इसकी खोज किसने की थी। यानी कि खोज जो पूछी जाती है, बेसिकली कोशिका की खोज पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा सवाल भी आ जाता है कि जंतु कोशिका की खोज किसने की, तो जंतु कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की है, और सजीव जंतु कोशिका की खोज जो है वह की है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इसके बाद में अगर अपन देखें तो प्लांट सेल को अपन ने देख लिया है। इसके बाद में जंतु कोशिका जो है उससे किस प्रकार से डिफरेंस है, यानी कि अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाई जाती है, और जबकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें केवल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और भी कई कैरेक्टर्स होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे, उसके बाद में अगले वाले वीडियो में अपन डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन इसके बाह्य संरचना को देखें तो सबसे बाहर की तरफ इसमें जो संरचना पाई जाती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर की तरफ संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब ये कोशिका झिल्ली जो होती है इसमें कई प्रकार के रूपांतरण आ जाते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कोशिका झिल्ली जो है इस प्रकार के अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। अब ये अंगुली नुमा प्रवर्ध बेसिकली किस में पाए जाते हैं, अगर ये देखे तो अपनी इंटेस्टाइन वगैरह जो होती है उसमें जो कोशिकाएं होती है उसमें बेसिकली ये अंगुली नुमा प्रवर्ध स्थित होते हैं। अब ये अंगुली नुमा प्रवर्ध इसलिए पाए जाते हैं ताकि ये जो भोजन का अवशोषण करती है उस अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा सके। ठीक है, तो इनको अंगुलिनुमा प्रवर्ध को माइक्रोविलाई कहते हैं। अब इस जो कोशिका झिल्ली जो है इसकी सतह से सीलियम वगैरह भी निकलते हैं। जैसे एक कोशिकीय जंतु वगैरह होते हैं उनमें सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वहां से निकलता है। अब ये जो सीलियम निकलते हैं, ये सीलियम का जो ओरिजिनेट पॉइंट जो होता है इस पर कभी सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, ओरिजिनेट पॉइंट जो होता है या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो ब्लेफेरोप्लास्ट से ओरिजिन होता है। ठीक है, इस पे सवाल आया हुआ है। ये रूट होती है इसकी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो सीलिया होता है उसको सिंगुलर फॉर्म को सीलियम कहते हैं। ठीक है, जबकि प्लूरल फॉर्म को सीलिया कहेंगे, जैसे पैरामीशियम वगैरह में सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से फ्लैजिला भी संरचना पाई जाती है, जैसे यूग्लिना वगैरह में फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो वह भी एक ही सेल ही है, इसीलिए अपन सेल की संरचना में उन सारे कैरेक्टर्स को सम्मिलित करते हुए पढ़ते हैं। अब इसमें अगर अपन देखें तो सेल के वापस ये जो झिल्ली है इसी का अगर मॉडिफाइड रूप अगर अपन देखें तो सेल जो है इस प्रकार से अंतर्वलित होकर के इंटरडिजिटेशन जो है स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने के लिए कार्य करता है और दो कोशिकाओं को आपस में यांत्रिक आधार प्रदान करता है। ठीक है ना, तो यांत्रिक आधार का कार्य होता है इंटरडिजिटेशन का। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो संरचना है यहाँ पे डेस्मोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है जो कि आसंजन एवं परिवहन का कार्य करती है। ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है, आपस में आसंजन यानी कि इसमें जोड़े रखने का कार्य जो है वह करती है। उसके साथ में ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वह भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोशिका झिल्ली जो है इनका रूपांतरण इस प्रकार से पाया जाता है। इसके बाद में अगर अपन कोशिका के अंदर आए तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस जंतु कोशिका में सेंटर में पाया जाता है। इससे पहले अपन ने पादप कोशिका पढ़ी थी, तो उसमें जो है न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा था, परिधि की तरफ पाया जा रहा था। उसका कारण क्या है, जो वैक्यूल्स है उसमें बड़ी साइज की वैक्यूल्स पाई जाती थी लेकिन वह संख्या में कम थी।
अब वैक्यूल्स तो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें पाई जाने वाली वैक्यूल जो होती है वह संख्या में कम होती है, संख्या में सॉरी ज्यादा होती है, लेकिन साइज में जो है वह कम होती है, यानी वह छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है। इस कारण से वह केंद्रक को परिधि की तरफ नहीं धकेल पाती है। इसी कारण से जो केंद्रक जो है वह सेंटर में होता है। यही कारण होता है, ऐसा सवाल भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ऐसा सवाल पूछा गया है। अब ये जो केंद्रक होता है इसका क्या कार्य होता है, यह अगर इसका कार्य देखें तो कोई भी स्कूल या कॉलेज है, इसमें प्रिंसिपल रूम जो होता है या प्रिंसिपल ऑफिस का क्या कार्य होता है, वही एक कोशिका के अंदर केंद्रक का कार्य होता है। यानी कि यह कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं, एनाबॉलिक एवं कैटाबॉलिक रिएक्शंस को और अनुवांशिकता इत्यादि को प्रभावित करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक सवाल आया हुआ एग्जाम में कि अगर केंद्रक को कोशिका में से रिमूव कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में वह कोशिका कुछ समय बाद में मर जाएगी या मृत हो जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी। किसी भी प्रकार से ऑप्शन में सवाल आंसर दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग अपने को सही करना है, वह हाथों हाथ नहीं मरेगी। ठीक है ना, ये होता है। इसके अंदर जो है कोशिका का महत्वपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ जिसे गुणसूत्र कहते हैं वह उपस्थित होता है, लेकिन वह गुणसूत्र एक्स या वाई के रूप में स्टार्टिंग में उपस्थित ना होकर के ऐसे धागे के रूप में फैला हुआ रहता है। ठीक है ना, वह बाद में यानी इंटरफेज रूप में वह ऐसे धागे के रूप में फैला हुआ रहेगा, जो कि बाद में प्रोफेज स्टेज में संघनित होकर के एक्स एवं वाई नुमा संरचना बना देता है। एक्स गुणसूत्र कुछ एक्स जैसा दिखता है इसलिए उसे एक्स गुणसूत्र कहते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र कुछ वाई जैसा दिखता है इसलिए उसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र की खोज हैंकिंग ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे अपन देखें तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है और इसमें कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है उसके दौरान जो आरएनए जो है इन न्यूक्लियर पोर से होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो कम्युनिकेशन जो होता है वह इन छिद्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर जो एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसकी खोज जो है वह फोंटाना ने की थी। तो ये स्थिति होती है। अब इसका जो झिल्ली होती है न्यूक्लियस की, इसके अंदर जो जितने भी पाए जाते हैं उसे न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसकी झिल्ली वगैरह जो होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सटी हुई होती है। ठीक है ना, इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर इस प्रकार से गोल गोल दाने नुमा संरचना लगी रहती है। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, राइबोसोम। गुड, उन संरचनाओं को राइबोसोम कहते हैं। वह दिखने में कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कलश नुमा संरचनाएं हो सकती है। ठीक है ना, कलश नुमा संरचनाएं हो सकती है। अब ये राइबोसोम अगर इसके ऊपर लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रुक्ष अंतःप्रदेवी जालिका या RER, ठीक है ना, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, यह अंतःप्रदेवी जालिका कोशिका के अंदर उपस्थित विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए एक मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है, यानी एक सड़क या पुल की तरह कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए ये परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। उसके अलावा एक प्रकार से कोशिका कंकाल की तरह भी ये कार्य करती है। कोशिका कंकाल के रूप में माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबल्स भी ये कार्य करती है, जिनका मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए इसे RER कहते हैं। ठीक है, अब RER में जो राइबोसोम जो होता है वह राइबोसोम इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वह मुक्त रूप में भी पाए जा सकते हैं, इस प्रकार से मुक्त रूप में भी पाए जा सकते हैं। वह राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, 70S और 80S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का कार्य जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। राइबोसोम का अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में वह कुछ स्मूथ संरचना के रूप में दिखता है।
ऐसी संरचना को अपन SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसका कार्य बेसिकली अगर देखा जाए तो वह लिपिड और हार्मोन के संश्लेषण और संग्रहण का कार्य होता है SER का। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने देखी। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो मेन इंपोर्टेंट जो ऑर्गन जो होता है वह ये होता है यानी कि गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह एक ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन है। यह एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। आरएस में ये सवाल आया हुआ है क्योंकि यह कोशिका में बने विभिन्न उपापचयी पदार्थों या अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के बाहर इस प्रकार के सिक्रीटरी वेसिकल बना करके रिमूव करने का कार्य करता है। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो सिक्रीटरी वेसिकल बन रहे हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार के सिक्रीटरी वेसिकल का साइज बढ़ती जा रही है और ये वेसिकल्स अलग हो गए और ये वेसिकल से सिक्रीटरी वेसिकल्स द्वारा कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रिमूव किया जाता है। अगर वो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, उसके अलावा जो है लिक्विड अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये फैगोसाइटोसिस की रिएक्शंस और पिनोसाइटोसिस की रिएक्शंस के रूप में भी कोशिका झिल्ली इसमें मदद करती है। ठीक है, तो इसके दो फेस होता है। एक जो फेस होता है इसे सिस फेस कहते हैं, निर्माणकारी सतह होती है, यानी अपशिष्ट पदार्थ इसमें इकट्ठे होते जाते हैं और इसमें जो है वेसिकल का निर्माण होता है, इसलिए इसे सिस फेस कहते हैं, निर्माणकारी सतह। और दूसरी फेस होती है ट्रांस फेस, इसे परिपक्वन सतह कहते हैं। ठीक है, ऐसा एक बार सवाल आया हुआ है कि ट्रांस फेस और सिस फेस कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो वह कोशिकांग होता है गोल्जी काय। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। अब आगे अपन देखें तो इसमें एक तारक काय वाला भाग पाया जाता है जिसके अंदर तारक केंद्र होते हैं जो कि संख्या में 2 होते हैं। हालांकि झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ठीक है, अब यह कोशिकांग जो होता है वह केंद्र के पास में स्थित होता है, ऐसा सवाल भी आता है, और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। यह कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, एस्टर रेज भी जिन्हें कहते हैं, जो कि गुणसूत्रों को साधने का कार्य करते हैं। ये कार्य होता है एस्टर रेज का या तर्कु तंतुओं का। ठीक है, अब क्या होता है आगे अपन देखें तो लाइसोसोम वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। लाइसोसोम, ठीक है ना, जिनका निर्माण वगैरह गोल्जी काय वगैरह से होता है। लाइसोसोम नाम से ही पता चलता है कि इसमें लाइटिक एक्टिविटीज होती है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ऐसे एक कोशिकीय जीव जिसमें भोजन जो है वह शरीर में फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो फूड वैक्यूल बनती है, ठीक है ना, जब भोजन जैसे अंदर आता है, ठीक है, भोजन जैसे अंदर आता है, ऐसी स्थिति में फूड वैक्यूल यहाँ पे बनेगी। फूड वैक्यूल यहाँ बनेगी। अब ये फूड वैक्यूल यहाँ बन जाएगी। अब लाइसोसोम जो है इसको घेर लेंगे, ठीक है ना, लाइसोसोम इसको घेर करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसमें डालेंगे और हाइड्रोलाइसिस की क्रिया द्वारा भोजन का पाचन हो जाएगा और वह जो पचित भोजन है वह कोशिका में भेज दिया जाएगा। अवशिष्ट पदार्थ जो है वह इस प्रकार के वेसिकल, सिक्रीटेड वेसिकल द्वारा कोशिका से बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये लाइसोसोम का कार्य होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं, जो कि लाइसोसोम का टॉपिक अपन पढ़ेंगे तब और डिटेल में अपन देखेंगे। अब क्या होता है आगे और इंपोर्टेंट ऑर्गेनल अगर अपन देखें तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि श्वसन का कार्य करता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग है जिसकी खोज फ्लेमिंग एवं अल्टमान ने की थी। ठीक है, अब इसमें क्रिस्टनुमा संरचना ये पाई जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वायत्त शासी कोशिकांग भी होता है, लेकिन ये कोशिका के बाहर स्वायत्त शासी कोशिकांग की तरह कार्य नहीं करेगा। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, यह स्वायत्त शासी कोशिकांग की तरह कब कार्य करता है, तो जब ये कोशिका के अंदर होता है ना तभी ये स्वायत्त शासी कोशिकांग की तरह कार्य करता है। यानी स्वायत्त शासी कोशिकांग से तात्पर्य है ये स्वयं विभाजन की क्षमता द्वारा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता रखता है।
अब इसका शेप जो होता है वह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, वह गोलाकार भी हो सकता है। पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। अब एक कोशिका में इनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। सबसे ज्यादा कोशिका संख्या जो है इसकी पेशी कोशिकाओं में होती है। ठीक है ना, मांसपेशी वगैरह में इसकी संख्या होती है। ठीक है, तो ये मेन कोशिकांग इसके हो गए। इसके अलावा इसमें पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसिसोम वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपन देखें तो इसके अंदर सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर बनने वाले अन्य उपपची पदार्थ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह भी होते हैं जो कि कोशिका में पड़े रहते हैं और निर्जीव होते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थों को सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। और अगर अपन देखें तो कोशिका जो होती है इसमें वैक्यूल्स जो होती है, मैंने बता दिया कि वैक्यूल्स भी वापस अलग अलग प्रकार की वैक्यूल्स होती है। ठीक है ना, गैस वैक्यूल्स होती है, फूड वैक्यूल्स होती है, ये इस प्रकार से ये इसमें पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर जो है केंद्र जो मध्य स्थिति में होता है, सेंट्रल स्थिति में होता है, और इस प्रकार से कोशिका जो है किसी जीव की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका के अंदर केंद्रक होना अनिवार्य है, ठीक है ना, नहीं तो उसका नियंत्रण कौन करेगा। लेकिन कुछ अपवाद वाली कोशिकाएं भी होती है, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। अब उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, परिपक्व आरबीसी में ध्यान रखना, ठीक है, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, इसलिए वह कुछ दिनों में यानी 120 दिनों में या कुछ दिनों में जो है वह मर जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी वर्जन में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो केंद्रक रहित जो सेल होती है वह परिपक्व आरबीसी कहलाती है। अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सेल को एनिमल क्यूब भी कहा था। आरबीसी जो है एक गतिशील कोशिका भी होती है, इसके अलावा युग्मक भी गतिशील कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। तो यह जंतु कोशिका में जो अभी तक वर्तमान में आए हुए सवाल है वो मैक्सिमम मैंने इसमें टच किए हैं। कुछ और भी सवाल बनेंगे तो मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो इसलिए मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।